हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज एचपीपीएससी के द्वारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज पेपर 2 कंडक्ट हो चुका है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वहां पे हम लोग इस बार किस तरीके के सवाल जो है वो हम लोगों को जीएस 2 पेपर के अंदर देखने को मिले, क्या प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले कोई अनयूजुअल ट्रेंड्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और क्या इस पेपर से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए जब हम लोग नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो है वो किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। देखिए, पिछले 3-4 सालों में हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब हम जीएस 2 के पेपर को उठा के देखते हैं तो वो पेपर देखने में तो आसान लगता है और ऐसा लगता है कि काफी इजी पेपर है एज कंपेयर टू जीएस 1 और जीएस 3। लेकिन जब फाइनल स्कोर लिस्ट रिलीज की जाती है कमीशन के द्वारा, तब एक चीज ऑब्जर्व की जाती है कि जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है वहां पे हम लोगों को रिलेटिवली जो है वो कम स्कोर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो लोग स्पेसिफिक टाइम पे मेंस का पेपर दे रहे होंगे वो इस स्पेसिफिक चीज को जो है वो जरूर एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटी का पेपर या पॉलिटी के क्वेश्चंस या जीएस 2 के क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर? तो अगर हम लोग जीएस 2 पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट्स जो डोमिनेट करते हैं उनमें सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। दूसरा सब्जेक्ट है गवर्नेंस। तीसरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। चौथा सब्जेक्ट है हिमाचल प्रदेश जीके। और उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों को कुछ टॉपिक्स हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर ही जो ड्रग मेनेंस और साइबर क्राइम है उसके ऊपर भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 है उसको डिवाइड करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने कितने परसेंट और कितने कितने स्कोर जो है वो हम लोगों को जीएस 2 पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की। तो जब लास्ट वीडियो में मैं जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर रहा था तो हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिमाचल प्रदेश जीके के आने के, वो 33% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 33 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार जो हम लोगों को 37% क्वेश्चन, 37% के जो मार्क्स हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिले। जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है इसमें जब से एग्जामिनेशन के अंदर चेंजेस हुआ है तब से हिमाचल प्रदेश जीके के जो सवाल हमें देखने को मिलते हैं वो अराउंड 20 to 25% ही देखने को मिलते हैं। यानी कि इस बार भी हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर 40 मार्क्स के जो सवाल है वो जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर देखने को मिले। तो ये कोई अनयूजुअल ट्रेंड नहीं है। इससे पिछले पेपर्स को भी जब हम लोग पिक करते हैं तो वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके की जो इंपॉर्टेंस है जीएस 2 में वो कम है एज कंपेयर टू जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 3। जब जीएस 3 पेपर आप कल देखोगे तब आप पाओगे कि हिमाचल प्रदेश जीके के जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35-40% के आसपास क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि जो सिलेबस भी है हमारा जीएस 2 में वहां पे बहुत ही कम वेटेज या बहुत ही कम सिलेबस जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके का हमें जीएस 2 में देखने को मिलता है। क्लियर? तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में हिमाचल प्रदेश जीके के 40 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब देखिए, इस बार हुआ क्या कि 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर आधारित थे। यानी कि जो आपके सिलेबस में जीएस 1 के अंदर हिस्ट्री, एचपीजी के हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है जिनमें प्रजामंडल मूवमेंट है और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, वहां से 2 सवाल जो हैं वो हम लोगों को इस बार जीएस 2 के अंदर देखने को मिले। क्लियर? तो ये जो चीज है वो काफी यूजुअल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीएस 3 के जैसे एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं, जीएस 1 में एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हमें जीएस 1 के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और मिलते भी हैं, क्योंकि जीएस 1 के अंदर जो ज्योग्राफी है उसी का ही हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर को कंसीडर किया जाता है। तो कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे जीएस 2 में इस बार जो जीएस 1 प्रजामंडल और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टॉपिक्स हैं वहां के सवाल हमें जीएस 2 में देखने को मिले। क्लियर? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, हाँ ये है कि जीएस 1, 2, 3 के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा इस बार भी हम लोगों को मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। डन? तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन उनमें से भी आपको एचपी हिस्ट्री के क्वेश्चन, प्रजामंडल और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर देखने को मिलेंगे। और किस किस तरह के सवाल पूछे गए वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि क्या क्या प्रश्न जो है इस बार हमें हिमाचल प्रदेश जीके के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी देखने को मिले। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो आपकी पूरी शेड है ये बेसिकली है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखिए, जीएस 2 को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब हम लोगों ने जीएस 1 को देखा तो जीएस 1 में 2 बड़े सब्जेक्ट्स थे जो प्रीलिम्स में भी हम लोगों से पूछे जाते हैं, जिनमें मेनली हिस्ट्री है
और दूसरा जो है वो आपका ज्योग्राफी है। लेकिन जब हम लोग GS2 की बात करते हैं तो उनमें एक ही मेजर सब्जेक्ट है जो कि प्री में हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा गवर्नेंस और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आप लोगों ने कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे ज्यादा तवज्जो देनी है। क्लियर? हालांकि अलग बात है कि जो हमारे बेसिक नॉलेज रहती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की, उनका जरूरी होता है आप लोगों को समझना अगर आप लोग गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आप लोग देखिए 32% जो टोटल मार्क्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए हैं। 64 नंबर के सवाल जो है वो आप लोगों को IR से देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा से ही अच्छी खासी वेटेज जो वो कैरी करता है, इस बार भी उसने जो है वो 32% के आसपास वेटेज जो वो कैरी की है। तो अगेन यहाँ पे भी जो इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ इंक्लिनेशन है वो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर, और इस बार हमने देखा है कि 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, जैसे पंचशील के ऊपर सवाल पूछा गया था, वो उससे पहले भी हम लोगों को लास्ट ईयर के पेपर में भी हम लोगों को पंचशील के ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लियर? इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है दैट इज योर गवर्नेंस। गवर्नेंस के ऊपर 40 मार्क्स के सवाल पूछे गए, 20% मार्क्स जो वो गवर्नेंस ने होल्ड किया। और उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा पॉलिटी। पॉलिटी जो वो 56 मार्क्स के सवाल जो है वो हम लोगों को पॉलिटी सेक्शन से देखने को मिले, जो टोटल परसेंटेज जो आपकी मार्क्स की है उनका 28% जो वो कंपोज करता है। क्लियर? तो इस तरीके से जो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ज्यादा डोमिनेशन है वो आपकी हिमाचल प्रदेश, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस और पॉलिटी की जो है वो जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर पहले भी देखी गई है और इस बार भी इतने ही सवाल पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश जीके की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी GS2 में कम है, 1 और 3 में ज्यादा है। यहाँ पे 20% मार्क्स जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो पोजेस करता है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि GS2 का पेपर ऐसा होता है जो देखने में आसान लगता है। जैसे अगर अभी मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि आपने उन क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ है, या आप उन क्वेश्चंस को काफी इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जब उनको लिखने की बारी आती है, जो डायरेक्टिव्स पूछे गए हैं उनको एड्रेस करने की बारी आती है, वहां पे स्टूडेंट्स के द्वारा जो वो काफी गलतियां की जाती हैं। तो जल्दी से एक बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर जो हम लोग उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर सवाल, पहला जो क्वेश्चन है, पिछले 4 सालों के पेपर, 5 साल के पेपर्स को अगर आप उठाओगे तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल जो आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू के ऊपर सवाल जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, तो इंडियन पॉलिटी के सेक्शन से जुडिशियली जो आपका टॉपिक है, जुडिशियल पावर्स में से ये सवाल जो है आप लोगों से पूछा गया है। एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर जो है वो आपका ये क्वेश्चन है। दूसरा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है वहां पे राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड जो जो प्रोविजन, स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनकी जो है वो आप लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे करनी है कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं और उसके साथ साथ उन प्रोविजन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस जो है उनका सामना इस समय पे किया जा रहा है। और इसी टॉपिक से एक्सट्रैक्टेड, राइट टू इक्वालिटी से ही एक्सट्रैक्टेड अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो है डिस्क्राइब अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर है। अभी नवंबर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्प्लिट जजमेंट आई है, जहां पे 3 जजेस ने इसके फेवर में 103rd जो जजमेंट है उसके, या 103rd जो अमेंडमेंट है उसके फेवर में जो है वो आपको वर्डिक्ट दिया है। तो बेसिकली आप लोगों ने वहां पे यही बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें जो फेवर में थे इस जजमेंट के, उनके क्या आर्गुमेंट्स थे कि 103rd अमेंडमेंट जो वो क्यों वैलिड होनी चाहिए, और जो उसके अगेंस्ट थे उनके क्या आर्गुमेंट्स थे। तो दोनों के जो ओपिनियन थे, दोनों जो व्यू पॉइंट्स थे, वो आप लोगों ने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर जो है उनको एड्रेसल देना था। क्लियर? इसके अलावा जिस तरीके से पहला सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो डिस्कस दी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सवाल भी वही है जो ऑल अगेन बार बार रिपीट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को GS2 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है इसके ऊपर भी प्रश्न, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्कस पूछा गया है ना कि व्हाट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स हैं, कैसे वो इवॉल्व हुआ और उसके साथ साथ क्या उसके चैलेंजेस हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोग 60 वर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये वाला जो सवाल है वो 120 वर्ड्स में ही इसको हम लोग जस्टिस कर सकते हैं। तो जब 60 वर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है तो थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है या उसका सामना जो है वो स्टूडेंट जरूर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपका रहेगा कि कैसे आप 120 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के जो सवाल है उसको आप लोग जो है वो 60 वर्ड्स में एड्रेस करोगे। ये मुश्किलात जो है वो उसका सामना स्टूडेंट्स ने जरूर किया होगा। जैसे देखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है ये कंटेंट वाइज बड़ा है, तो इसको छोटा नैरो डाउन करना जो वो मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी सवाल आता भी है, पता भी सब कुछ होता है कि कैसे लिखना है, लेकिन उसके बावजूद जो स्पेस हम लोगों को फाइनल शीट्स के अंदर देखने को मिलता है, मेन शीट्स के अंदर देखने को मिलता है, उस स्पेस में 60 वर्ड्स के अंदर जो भी इस आंसर को लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी इस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए थे। क्लियर? तो ये जो 4 सवाल आप लोगों को पहले देखने को मिल रहे हैं, ये आप लोगों के इंडियन पॉलिटी सेक्शन के ऊपर हैं, जिनमें 103rd अमेंडमेंट करंट अफेयर से पूछी गई है। फंडामेंटल राइट का ये टॉपिक है, ये फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, ये जुडिशरी का टॉपिक आपका आ जाएगा, और ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो आपका जो बेसिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां से जो है वो ये सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके से जो वो पहले 4 सवाल हम लोगों को नॉर्मली एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही देखने को मिले हैं, जहां पे जो 103rd अमेंडमेंट है, जिसके थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया था, जहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको फाइनली, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी जो वैलिडिटी है उसको जो है वो एक्नॉलेज किया है, उसको जो है वो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इस चीज के ऊपर जो है वो केस किया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, स्पेसिफिकली आफ्टर इंदिरासानी केस। क्लियर? तो ये 4 सवाल हैं, इनमें से तो एक भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है बड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है। हाँ, ये जरूर है कि 4th क्वेश्चन को अगर डायरेक्टिव के साथ जो पूछा गया है, इसके साथ अगर आप लिखने की प्रयत्न करोगे तो आपका स्पेस जो है वो काफी ज्यादा कम रहेगा। क्लियर? तब आपके पास उतनी जगह नहीं है लिखने की। उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम? करंट ओरिएंटेड भी है, उसके साथ साथ जो वो गवर्नेंस का भी ये जो है वो आपका टॉपिक है। बट बेनिफिट्स आर अवेल्ड अंडर दिस स्कीम, क्या क्या इसके बेनिफिट है? क्लियर? डिस्कस द रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डायरेक्टली सिलेबस के अंदर है रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो जो डीसी है वो अलग अलग तरह के रोल परफॉर्म करता है। क्लियर? जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जेल्स वगैरह की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रोल रहता है, वो बेसिकली मजिस्ट्रेट की जो पावर है उसमें उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्कस किया गया है। डिस्कस में आप इसके रोल के बताने के साथ साथ जो चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जब जो फेस किए जा रहे हैं, उनको भी आपने अपने आंसर के अंदर लिखना था। अगला आ गया, व्हाट आर द मेन हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। अगेन बहुत बार पिछले साल 20 नंबर का सवाल इसी तरह का जो है पूछा गया था, हालांकि वो हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में था, कि जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। क्लियर? जब आप लोग बात कर रहे हो लोकल गवर्नेंस या रूरल लोकल गवर्नेंस की, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, हिंड्रेंसेस हैं हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, चाहे उनके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। क्लियर? ये अलग अलग जो चैलेंजेस हमारे यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा जो वो रूरल लोकल बॉडीज के द्वारा जो फेस किए जा रहे हैं, वो सीधा सीधा आना था, इलूसिडेट करना था, आपने सिंप्लीफाई करना था। यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा ज्यादा टेक्निक नहीं थी, सीधा आंसर जो है वो आपके द्वारा लिखा जाना था। तो पहले भी ऐसा सवाल जो है वो पूछा गया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हमें रिपीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ डिस्कस अबाउट द इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। पंचशील की जो पॉलिसी है वो क्या है, जो नेहरू जी के द्वारा साइन की गई थी। क्लियर? उसके साथ साथ जो है वो उसकी डिस्कशन की, उसके क्या नेगेटिव रिपरकशन जो है वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिले। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का जो वो क्वेश्चन है। सिमिलरली एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल। यूक्रेन वॉर, इंडिया का रोल क्या है? क्या इंडिया मीडिएटर का रोल परफॉर्म कर रहा है? इंडिया न्यूट्रलिटी का रोल पर, न्यूट्रल एक बॉडी के रूप में, इंस्टीट्यूशन एक न्यूट्रल एलाई के रूप में जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपेक्टेड लाइंस, करंट अफेयर के ऊपर ये सवाल है। अब यहां से जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो पंचशील है, इनके ऊपर पहले भी हम लोगों को सवाल देखने को मिले हुए हैं। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट हो जाइए, ये करंट ओरिएंटेड, करंट अफेयर के ऊपर सीधा सीधा इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। और आईआर में हम लोग 2 ही तरह के सवाल देखते हैं, तो करंट ओरिएंटेड देखते हैं, या तो वो देखते हैं जो पिछले काफी समय से जो है जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को डोमिनेट किया हो। तो पंचशील जो है वो आज भी हम लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, और हमेशा ही हिस्टोरिकली भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये हिस्सा रहा है। क्लियर? अब देखिए ये जो अगले सवाल हैं 11 से लेके 15 तक, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित है। तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि हिस्ट्री के जो सवाल उठाए गए वो 11वां और 12वां है, जहां पे हमारे जहां पे जो पहाड़ी बाबा जो आपके कांचीराम जी थे, उनके ऊपर सवाल पूछा गया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है।
और उसके साथ साथ जो प्रजामंडल है उनका क्या फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हम लोगों को रोल देखने को मिलता है। तो ये हिमाचल प्रदेश जीके के सवाल है। क्लियर। इवन ये जो भाई दो ना पाई दो है, इसको भी हम लोग जो वो एचपी हिस्ट्री के अंदर ही कंसीडर करेंगे। क्लियर। 1939 में स्पेसिफिक मूवमेंट जो वो शुरू हुई थी, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तो वहां पे लोगों ने टैक्स देने से और लोगों को भेजने से जो वो मना कर दिया था। क्लियर। ताकि वो वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट ना करे। तो दो नहीं है, बेसिकली 3 सवाल जो है वो आप लोगों को एचपी हिस्ट्री सेक्शन से जो वो देखने को मिल रहे हैं, जो जीएस 1 का हिस्सा है लेकिन जीएस 3 के अंदर पूछे गए। इसके साथ साथ न्यू और ओल्ड हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर सवाल है। पिछले साल भी न्यू एरियाज ओल्ड एरियाज के ऊपर जो है वो हम लोगों को राजनीति के ऊपर जो है वो अपर और लोअर एरियाज के रूप में जो वो क्वेश्चन देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश कैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना, जैसे आपको पता ही है कि पहले हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, बाद में सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स जो इकट्ठी हुई और अल्टीमेटली जो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के रूप में उनकी फॉर्मेशन हुई। और उसके बाद भी हमारा जो रास्ता था वो काफी बड़ा था, जहाँ पे पहली बार 1951 में या 52 में जब हम लोगों को इलेक्शन होते हुए देखने को मिले, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसका हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ। नहीं तो उससे पहले जितने भी हिमाचल के प्रदेश के अंदर पहाड़ी राज्य हुआ या पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे, मेनली जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाया था वहां पे प्रिंसली स्टेट्स का ही रूल था। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये आप लोगों को कहां से देखने को मिल रहे हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश जीके का पोर्शन है। इसके अलावा आप लोगों को अब जो एचपी जीके के ऊपर सवाल में देखने को मिलेगा हर साल की तरह, वो सिर्फ 20 नंबर का सवाल होगा। इसके अलावा आपको 8 नंबर में जो है वो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हैं। क्लियर। या फिर आपका 15 फाइनेंस कमीशन, इन जनरल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, तो वो सारे का सारा जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। जीएसटी से रिलेटेड ट्रबल है, वो सारे का सारा जो है वो इसके अंदर आएगा। पॉलिटी का सवाल है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डिफेक्शन की प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर। क्या उन प्रॉब्लम्स का ये डिफेक्शन होने का जो वो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस या एनालाइज डायरेक्टिव जो वो दिया गया है। तो आसान सवाल है, लेकिन जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो व्हाई डिफेक्शन, ठीक है, क्या क्या डिफेक्शन के द्वारा जो है कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, उनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, क्या उसका वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये आप लोगों ने यहाँ पे एड्रेस करना था अगर इस तरह का सवाल जो हम लोगों को देखने को मिले। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों जो वो इंडियन पॉलिटी सेक्शन के जो 8-8 नंबर के सवाल है। इसके बाद जब आप लोग देखोगे एनजीओ की बात करेंगे, क्या क्या उनका रोल है गवर्नेंस के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस के अंदर एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर सवाल है, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा 2005, गवर्नेंस का सवाल है। क्लियर। अगेन ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप सिलेबस को उठा के देखोगे तो मेजोरिटी 80 to 90% क्वेश्चन जो वो सीधे के सीधे हम लोगों को जो है वो सिलेबस से डायरेक्टली जो उनको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो सिलेबस की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस जो वो काफी ज्यादा रहती है। एसएचजी, क्लियर, रूरल इंडिया में क्या इनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इनका बेनिफिट, क्या इनकी जो वो रोल है, गवर्नेंस का टॉपिक, ठीक है जी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए वैसे तो पुरानी डील है ये, लेकिन 2005 की डील है, लेकिन बात क्या है कि अब जब हम लोग इंडिया यूएसए रिलेशंस को रीड करते हैं तो वहां पे जो न्यूक्लियर डील है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो वो स्टूडेंट्स को जरूर इससे रिलेटेड डाटा को रिकॉल करने में जो वो हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली अभी तक की असेसमेंट जो वो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है कि जो 2005 की डील थी उससे इंडिया जो है वो कितना हद तक जो है वो इंडिया को बेनिफिट हुआ है, क्या उस डील का जो वो पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा एक टीडीएस काम हो सकता है अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक रिसर्च नहीं की हुई है। क्लियर। इसके साथ साथ डिस्क्राइब हेड पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो आजकल चेंजिंग डायमेंशन, चेंजिंग ट्रेंड्स जो है वो हम लोगों को इंडियन फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे हमारी तरफ से जो है वह काफी स्ट्रॉन्ग स्टांसेस जो है वो लिए जा रहे हैं। क्लियर। ये थोड़ा सा करंट अफेयर लेकिन डीप एनालिसिस वाला सवाल था, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए इसको करना जो है वो मुश्किल हो सकता था। डिस्कस इंडियाज इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट छावार पोर्ट, ये एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर सवाल है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्क्राइब इंडियाज रोल इन ब्रिक्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ब्रिक्स के साथ जो है वो क्या इंडिया और जो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसमें ब्रिक्स और उसका जो रिलेशन था वो हम लोगों ने एस्टेब्लिश करना था। क्लियर। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये आप लोग देखिए कि 8 नंबर में जो है आईआर के काफी टॉपिक्स जो वो डोमिनेट किए हैं। इजी भी टॉपिक है, ज्यादा बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जगहों के ऊपर जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो वाला एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे ये जो न्यूक्लियर डील है, यहाँ पे आप लोगों को पिछले 15-20 साल की जो डेवलपमेंट है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना था, तब जाके आप इसको एड्रेस कर सकते थे।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 20 मार्कर क्वेश्चन है हमारे, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। तो देखिए ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अब इसको मुश्किल भी माना जा सकता है, क्लियर, और इसको आसान भी माना जा सकता है। इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की जो कैटेगरी है उसके अंदर इसलिए रखूंगा क्योंकि आप लोगों को देखिए, जैसे अगर मैं करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूंगा तो ये ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड जो आपका सवाल है। तो आप लोग देखते हो कि साउथ में जब हम चले जाएं, जैसे तमिलनाडु में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को डीएमके और जो एआईडीएमके पॉलिटिकल पार्टी हैं वो थोड़ी सी डोमिनेट होती हुई देखने को थोड़ी क्या वही डोमिनेट होती हुई देखने को मिलती हैं। सिमिलरली जब आप लोग यहाँ पे बिहार वगैरह में जाते हो तो वहां पे आप लोग जनता दल यूनाइटेड या जो आरजेडी है उसको डोमिनेट करता हुआ देखते हो, क्लियर। सिमिलरली जब आप लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हो या सिक्किम में जैसे स्पेसिफिकली जाते हो तो आप वहाँ की रीजनल पार्टी जो हैं उनको डोमिनेट करते हुए देखते हो। सिमिलरली जब आप लोग कर्नाटका में आते हो तो वहाँ पे आप लोग जनता दल सेकुलर जो है उसका एक डोमिनेंट रोल देखते हो। जब आप लोग तेलंगाना में जाते हो तो वहाँ पे जो है वो आप जो टीआरएस है उसको डोमिनेट करता हुआ देखते हो, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी उसको डोमिनेट करता हुआ देखते हो। तो आसान भाषा में अलग अलग रीजनल पार्टी जो अलग दिया, वेस्ट बंगाल में जाते हो वहां पे आप लोगों को तृणमूल कांग्रेस को डोमिनेट करता हुआ देखते हो। तो हमारा जो करंट पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है, क्लियर, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो किस तरीके से जो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हुई, जहां पे अगर मैं यहाँ पे एआईडीएमके और डीएमके की राइज की बात करूंगा तो यहाँ पे जो द्रविड़ मूवमेंट चली थी वो इसका एक बहुत बड़ा जो वो फैक्टर है जहां पे उस रीजन को जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा तवज्जो दी गई, क्लियर। सिमिलरली जो है जब हम लोग मंडल की बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे तो उसका जो फायदा है या उसके कारण जो है वो हम लोगों को जनता दल यूनाइटेड, बाद में बनी वैसे राष्ट्रीय जनता दल, क्लियर, ये पॉलिटिकल पार्टी जो वो राइज होती हुई देखने को मिली। सिमिलरली जो तेलंगाना के संघर्ष के लिए जो चंद्रशेखर के द्वारा जो फाइट की गई उसके बाद उन्होंने जो वो वहां पे अपने एक रीजन को अलग से स्टेट के रूप में डिक्लेयर करवाए, उसके बाद जो हम लोगों को एक डिफरेंट रीजनल पार्टी जो है वो वहां पे देखने को मिलती है जिसका अभी भी तेलंगाना के अंदर जो है वो रूल एस्टेब्लिश है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये वाला जो सवाल था इसको एड्रेस करना था। हाँ, थोड़ा सा ये एनालिटिकल था, थोड़ा आप लोगों को ज्यादा ऑब्जर्वेशंस जो थी वो यहाँ पे जो है वो लेके आनी थी, और क्लियर यहाँ पे एक्सप्लेन दी ट्रेंड है तो सीधा सीधा आपने इसी के ऊपर जो अपना ओरिएंटेशन रखना था, इसका बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्लियर। 27th है टेनेंट्स ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा 20 नंबर में इसको करना जो है वो डिफिकल्ट हो सकता था। तो आसान भाषा में जो इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल है वो थोड़े से मुश्किल जरूर है। पॉलिटी, गवर्नेंस और हिमाचल प्रदेश जीके की जो सवाल है वो बिल्कुल इजी टू मीडियम भी नहीं मैं बोलूंगा, इजी से कुछ सवालों को करना थोड़ा मुश्किल था। इंटरनेशनल रिलेशन नो डाउट थोड़ा सा उसका लेवल जो था वो एज कम्पेयर टू इससे पहले के जो सवाल थे उनसे हमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर 400 वर्ड्स लिखना जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर सवाल है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो क्या जो चैलेंजेस हैं, जैसे जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे इस बार भी देख लीजिए जब आप इलेक्शंस देखे तो वहाँ पे सिर्फ जितने भी एमएलए इलेक्ट होके हैं उनमें से सिर्फ एक ही जो है वो इलेक्टेड वुमेन है, क्लियर। तो जब आप एम्पावरमेंट की बात करोगे तो सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, हर तरह का जो दायरा है उसको आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना है विद डाटा, और उसके साथ साथ जो वो फ्यू भी जो आपके सरकार के द्वारा स्कीम्स हैं उनको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट है तो हो सकता है कि आप इस स्टेटमेंट से फुली एग्री करते हो, पार्शियली एग्री करते हो, बिल्कुल भी एग्री ना करते हो। तो ये आपका ओपिनियन यहाँ पे पूछा गया है, तो आप एक स्टांस ले सकते हो या दोनों एंगल यहाँ पे डाल सकते हो कि काफी हद तक एम्पावरमेंट हुई है, नहीं हुई है, और कैसे की जा सकती है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम लोगों ने एड्रेस करना था, क्लियर। तो ये सवाल जो है वो हम लोगों को इस बार का जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 है वहां पे देखने को मिले हैं, क्लियर। तो इंटरनेशनल रिलेशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर आप लोगों को और ज्यादा तवज्जो और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। पॉलिटी में ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले हैं, एक दो क्वेश्चन जो वो करंट ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो GS2 है जहां पे करंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इवन हम लोग स्टैटिक भी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे या राइट टू इक्वालिटी के बारे में भी मान लीजिए लिख रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आपके पास करंट अफेयर्स का कोई एग्जाम्पल है तो आपके आंसर्स को वो और ज्यादा बेटर कर सकता है। तो ये हमेशा ही GS2 जो है वो एक डायनेमिक एलिमेंट जो इसके अंदर देखने को मिलता है। तो GS1 के कंपैरिजन में अगर 2 को देखा जाए तो थोड़ा आसान आप लोगों को जरूर लगेगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इस पेपर में एक इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले कर सकता है कि आप लोगों ने इसको कैसे अप्रोच किया है।
बाकी हम लोग जो जनरल स्टडीज पेपर 3 आएगा उसको भी एक बार ब्रीफ एनालाइज करेंगे, फिर उसका जब जब हर एक क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाएगा, तो वहां पे हम लोग या आप लोगों को थोड़ा और पता चलेगा कि इनको जो है हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना था। क्लियर? तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं खत्म। GS3 के एनालिसिस के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।